का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसी के पैरेलल निकाल रहे हैं, मतलब उसी की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। अब उसकी डायरेक्शन तो सारी होंगी, यानी कि जितने भी पैरेलल वेक्टर होंगे सब उसी के डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब सारे जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं वो पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि रिजल्टेंट यानी इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, सम, यानी ए प्लस बी। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, सम ए प्लस बी। ए प्लस बी कर देंगे, आई प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये आ गया आर वेक्टर। इसको आप i के साथ ऐड, j का j के साथ और k का k के साथ, तो i और i 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, प्लस 4 और माइनस 5 कितना हो गया -1, यानी माइनस j लिख सकते हो। -2 और +1 कितना हुआ माइनस। ठीक है, ये आ गया, यानी कि ये आ गया रिजल्टेंट। अब बोल रहा है कि वही यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर तो गिवन है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 + 1 + 1 यानी कि 18, √18। तो देखिए वेक्टर कितना है, आर वेक्टर आपका है 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना निकला है 18 √18। क्लियर। रंशिका, प्रकट, ईशा, अदिति क्लियर है। ये चीज हो गया। अदिति वापस समझा, क्या बोल रहे हो, एक बार वापस समझाना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है आपको गिवन है, इसका बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ए और बी के वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल मतलब कि पहले हमें ए और बी का रिजल्टेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टर का सम, तो दो वेक्टर का सम कर दिया, सम निकाल दिया। आई का आई के साथ ऐड हुआ, जे का जे के साथ और के का के साथ ऐड करने के बाद आपका ये वेक्टर आ गया। फिर हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड मैंने बताया कि कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया √18। यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, यही फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। तो वेक्टर हमारे पास हो गया 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन में √18। ओके सर। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए। अ वेक्टर x when added to the resultant of the vectors a and b, यानी a और b वेक्टर आपको गिवन है ना।
हाँ, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि दो वेक्टर आपको गिवन है। द टू वेक्टर्स आर, ए वेक्टर इज 3 i माइनस 5j प्लस 7k। ओके, एंड बी वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस 4j माइनस 3k। ये दो वेक्टर गिवन है, ठीक है। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि अ वेक्टर x when added to a resultant of a vectors a and b वेक्टर, यानी a और b का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट वेक्टर के साथ अगर मैं x वेक्टर को ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, x वेक्टर को ऐड करता हूँ, तो गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। अब मेरे को आप ये बताइए कि y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, बताइए कोई। y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, मैंने यूनिट वेक्टर बहुत अच्छे से समझाया है, तो y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। प्रकृति बोला करो, चैट में लिखते हो यार, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। जे कैप, अच्छा जी, मैंने समझाया था x के अलोंग आई कैप होता है, y के अलोंग जे कैप होता है और z के अलोंग के कैप होता है, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस। तो क्वेश्चन इज सेइंग अ वेक्टर x when added to a resultant of the vectors a and b gives a unit vector along y axis, यानी कि इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ अगर मैं एक एक्स वेक्टर को ऐड करता हूँ तो मेरे को एक यूनिट वेक्टर मिलता है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो गया, जे कैप, यानी कि ये मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बन गया इक्वेशन मैच। अब रिजल्टेंट अगर आप बात करो तो रिजल्टेंट होता है क्या, रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी, रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी, है ना। लास्ट में पूछा है फाइंड द वेक्टर एक्स, फाइंड द वेक्टर एक्स, फाइंड द वेक्टर एक्स का मतलब है जे कैप में से ए प्लस बी को माइनस कर दो, जे कैप में से ए प्लस बी को माइनस कर दो। तो जे कैप माइनस ए प्लस बी कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 3i माइनस 5j प्लस 7k प्लस 2i प्लस 4j माइनस 3k, यही होगा। तो आई का आई के साथ करोगे तो 3 और कितना आ गया, जे, 3 और 2 5, 3 और 2 5 जे कैप, 5i और 5 माइनस 5 और प्लस 4 कितना हो गया, माइनस जे कैप, 7k और माइनस 3 कितना हो गया, प्लस 4k, है ना। तो ये आ गया रिजल्टेंट। अभी भी जे और जे बचा है, तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो जे कैप माइनस 5i प्लस जे कैप प्लस माइनस 4k, तो प्लस जे और प्लस जे कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k। ये क्या आ गया आपका एक्स वेक्टर, समझ में आया। यस सर। तो समझ में आ गया तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन है जो करने होते हैं और पीडीएफ में क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उनको कर लेंगे, ठीक है। अदिति, आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने मटेरियल्स डाल रखे हैं, टेस्ट भी वहीं पे होता है, तो पेपर चेक होके वहीं मिलते हैं मटेरियल्स, यानी कि असाइनमेंट,
ये सब गूगल क्लासरूम में मिलेंगे, ठीक है, क्लासरूम में मैं कोड भेज दूंगा आपको, तो आप ज्वाइन कर लेना। ओके अदिति। ओके ओके सर। ये थे कुछ क्वेश्चंस। देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टॉपिक्स की तरफ। अभी तक आपने पढ़ा सम के केसेस, यानी कि ऐड करने के तरीके, मतलब ऐड कैसे करें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई के क्या केसेस हो सकते हैं। तो देखो वेक्टर में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लाई करते हो बाय अप्लाइंग डॉट प्रोडक्ट, तो जो आपका रिजल्ट होता है, जो आपका आंसर आता है, वो स्केलर होता है। यानी कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा, वेक्टर नहीं मिलेगा। मतलब कि आंसर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब ये कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं तो वर्क डन जब आप कैलकुलेट करते हो तो कैसे करते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही करते हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स अगर ध्यान दो तो फोर्स क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। अब इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है? वर्क। और वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स के बीच में, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्केलर मिलेगा। स्केलर इन द सेंस कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए? ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसमें दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला, जब आपको दोनों वेक्टर के बीच में एंगल पता हो, when you know when you have angle theta between a vector and b vector, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल थीटा के बारे में आपको पता है, तब फॉर्मूला क्या होगा? तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर के बीच का आपने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया तो आपको मिलेगा फॉर्मूला a b cos थीटा। यानी कि a यहाँ पे है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, b क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, जब भी दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल यानी कॉस थीटा, यानी कि अगर आप डॉट हटा रहे हो, अगर आप इनके बीच का डॉट हटा रहे हो तो आपको कॉस थीटा लगाना है और ऊपर का वेक्टर का सिंबल हटा देना है, मतलब कि मैग्नीट्यूड यूज करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जब है जब आपको फॉर्मूला के बीच में यानी वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है, और डॉट हटा के आपको क्या लगाना है? कॉस थीटा। क्लियर? दूसरा केस होता है व्हेन यू डोंट हैव एंगल। ठीक है, अगर आपके पास एंगल नहीं है, अगर आपके पास एंगल नहीं है तो एंगल नहीं होने के वजह से अब वेक्टर में क्या हो सकता है? लेट हम मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो आपको गिवन है a1 i कैप, b1 j कैप एंड c1 k कैप। वहीं पे b वेक्टर दे रखा है a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप, ठीक है। और आपको क्या करना है? a डॉट b निकालना है। क्या निकालना है? a डॉट b निकालना है। तो a डॉट b निकालेंगे तो सिंपल a की जगह पे पुट कर देंगे a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप डॉट a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप। ओके, तो ये फॉर्मूला पुट कर दोगे।
अब आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई सॉल्व करना आता है कि पहले वाले को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, सबसे कर लेंगे, फिर सेकंड वाले को सबसे करेंगे एक एक करके, फिर थर्ड वाले को सबसे करेंगे एक एक करके। यही सीखा है ना मैथ्स में। बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो आपको समझना है। क्या समझना है, देखो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। इसके अलावा जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0, ठीक है। जे डॉट के 0, के डॉट आई, के डॉट आई 0, ये सब 0 होता है। अब ये 0 क्यों होता है, ये सब 0 क्यों होता है? कहाँ चले गए थे प्रकृति? अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। कहाँ से कनेक्ट हो गया था? यहाँ से। मतलब ये पूरा ही नहीं पढ़ा आपने? चलिए दोबारा देखते हैं। देखिए दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स के बीच के मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो बीच में मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, मतलब कि उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, पर जो आपका रिजल्ट वर्क आ रहा है वो क्या है, स्केलर है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसी सेम तरीके से जब आप दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो दोनों के बीच में क्या होता है, जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट स्केलर होता है, यानी कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आगे देखो उसके बाद, और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको पता है और आप उस पर डॉट अप्लाई कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए बी कॉस थीटा, यानी कि डॉट हटा दोगे तो कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और थीटा दोनों के बीच का एंगल। ये फॉर्मूला बन जाता है जब उनके बीच का आपको एंगल पता है, ठीक है। सेकंड केस में बता रहा था कि अगर आपको एंगल नहीं पता है तब आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते समय लेट मान लीजिए जिस केस में आपको वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता है, या तो वो निकालना होगा या किसी तरीके से, तो मान लेते हैं कि ए और बी के बीच ए जो है वो a1 आई कैप b1 जे कैप प्लस c1 के कैप दे रखा है, वहीं पे बी कैप जो है वो a2 आई कैप b2 जे कैप एंड c2 के कैप दे रखा है। बट ए डॉट बी निकालते हैं तो ए की जगह पे मैंने ए की वैल्यू रख दी है, बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपने सीखा है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं मैथ्स में, एक एक टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बट उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी सिखा रहा था कि जब भी आप आई डॉट आई करोगे तो वो 1 के बराबर होगा, जे डॉट जे करोगे तो वो 1 के बराबर होगा, और के डॉट के करोगे तो 1 के बराबर होगा, बाकी सब 0 के बराबर होगा। यानी कि आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 होगा। अब ये क्यों होगा, ये 1 क्यों है, ये 0 क्यों है? देखिए आई जे के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स, ये आपको पता है। आई जे के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन जो गिवन वेक्टर की वो शो करेगा। तो लेट्स से देखिए इसको मैं समझाता हूँ। अब आई डॉट आई किया है ना, मतलब कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाया है। तो ए डॉट बी अगर करते हो तो ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो पहले का वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा। सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी 1 है, तो इंटू 1 यानी कि स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 इंटू 1। और दोनों के बीच का एंगल देखो, आई कैप भी एक्स एक्सिस को शो कर रहा है और दूसरा आई कैप भी एक्स एक्सिस को ही शो कर रहा है। तो जब दोनों ही एक्स एक्सिस को शो कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। दोनों ही एक्स एक्सिस को शो कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। और 0 का मतलब फॉर्मूला कहता है ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री। अब
कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है 1 1 1 1 1। और यहाँ पे देखोगे आई डॉट जे, तो आई डॉट जे में देखो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल ये है आई कैप यानी एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90, तो cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, इसलिए ये सब आ रहे हैं 0। समझे, ये सेम डायरेक्शन में इसलिए 1, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसलिए 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। समझ में आई बात? यस सर। प्रकृति ईशा आज बड़े शांत हो आप, क्या दिक्कत है? सब ठीक? ईशा ईशा की आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, यहाँ तक बात आपको क्लियर है? तो देखिए, यानी कि मैं आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा, मतलब कि वैल्यू मिलेगी। बट इसी आई कैप को अगर मैं जे के साथ करूंगा तो मेरे को वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला। इसी आई कैप को अगर मैं के कैप के साथ करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा। सेम प्रोसेस जे कैप का अगर करता हूँ, जे का आई के साथ करूंगा कुछ नहीं मिलेगा, जे का जे के साथ करूंगा तो वैल्यू मिलेगी, जे का के साथ मिलेगा तो वैल्यू 0 मिलेगी। तो यानी कि सिंपली हमें क्या करना है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे का जे के साथ और के के साथ, क्योंकि इसी की वैल्यू मिल रही है, बाकी सबकी तो वैल्यू मिल नहीं रही है। तो आई का आई के साथ करता हूँ तो क्या मिलता है a1 इंटू a2 और आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, तो कोई वही नहीं है। जे का जे के साथ करूंगा तो b1 इंटू b2 और जे डॉट जे तो 1 हो जाता है। सेम तरीके से c1 इंटू c2 और k डॉट k तो 1 हो जाता है। तो इसलिए आपका जब एंगल नहीं गिवन होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपली कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जब आपको मैग्नीट्यूड मतलब एंगल नहीं गिवन है। यहाँ तक बात क्लियर? कोई बात यहाँ तक नहीं समझ में आई हो? क्लियर सर। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, देन हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। डन डन। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम बात करते हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जब ए डॉट बी कर रहे हो और अगर बी डॉट ए कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है। दूसरा, अगर आप ए डॉट बी प्लस सी कर रहे हो तो सिंपली आप वही मैथमेटिक्स लगा दो, ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? कॉस और एंगल वाले केसेस आपको पता है, ध्यान रखने वाली बात है। कई बार क्या होता है एंगल निकालने के लिए बोल देता है, तो एंगल आप निकालते हो तो एंगल जो होगा वो क्या होगा कॉस थीटा, बस ये एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में ए बी, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो मेन प्रॉपर्टीज तो यही है, बाकी तो
में कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अभी मैंने बताया एंगल कैसे निकलता है ना। तो एंगल निकालने का जो तरीका होता है वो फॉर्मूला आपको पता है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और मैथमेटिक्स, देखिए फॉर्मूले का फिजिक्स है, बाकी तो मैथमेटिक्स है, जो 10th तक सीखे वही अप्लाई करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ए वेक्टर गिवन है दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। वहीं पे बी वेक्टर गिवन है आई माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये एंगल निकालने के लिए बोला है। फाइंड क्या, एंगल, दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों के बीच का एंगल तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अगर देखोगे तो कहता है ए डॉट बी निकालो, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालो। तो पहले भैया ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 4116 √6। इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये भी हो जाएगा √6। ए का मैग्नीट्यूड आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया, क्लियर। अब निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर निकालोगे तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो आई का आई के साथ करना है, j का j के साथ और k का k के साथ। तो i इंटू आई यानी 1 इंटू -1 यानी कि माइनस, +2 +1 यानी कि +2, -1 -2 यानी कि +2। तो कितना आ गया, ये 3 है ना। ये कितना आ गया, 3। एंगल निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा होता है a डॉट बी वेक्टर अपॉन में a एंड b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आई है, 3, a का मैग्नीट्यूड √6, b का मैग्नीट्यूड √6, √6 इंटू √6 कितना होता है 6, कितना आ गया 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब वो 60 डिग्री पे होता है। तो ये आ गया आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री, क्लियर। ए का मैग्नीट्यूड निकाला, बी का मैग्नीट्यूड निकाला, ए डॉट बी निकाला, फॉर्मूले में पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर, यस सर। समझ में आ गया, तो बढ़िया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है आपको कितना, ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप। ये दो वेक्टर गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट these two vectors are perpendicular to each other। देखिए अब परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे, परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब है 90 डिग्री एंगल निकाल के दिखाना। प्रूव करने का मतलब यही है कि ये 90 डिग्री एंगल निकाल के दिखाना। तो सिंपल सी बात है, ए और बी वेक्टर दे रखा है, तो ए डॉट बी निकाल लो, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। तो ए डॉट बी, अब थीटा 90 तो 90 कब आएगा, देखो cos 90 कब कितना होता है, 0, है ना। cos 90 कितना होता है, 0। कहने का मतलब अगर ये पूरा टर्म 0 आ गया, इसका मतलब cos थीटा 0 होना चाहिए, इसका मतलब थीटा 90 आ जाएगा। तो अगर आप cos थीटा की वैल्यू 0 निकाल दो तो आपकी आंसर आ जाएगा 90। अब 0 कैसे निकलेगा, देखो ए डॉट बी निकाल के दिखाओ, बताओ ए डॉट बी कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, चलो ये खुद करो, ए डॉट बी कितना आ रहा है जल्दी बताओ।
if the magnitudes of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6. If the magnitudes of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6, then find the angle between the two vectors. Then find the angle between the two vectors. If the magnitude of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6, then find the angle between the two vectors. एंगल बताइए कितना आएगा? 6 आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया। सिंपल सी बात है, देखो फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। क्या बोला है फॉर्मूला? बोल रहा है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3 एंड 4। यानी कि मान लीजिए दो वेक्टर हैं जिसमें हमने लेट कर लिया कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड 4 है, और कह रहा है कि उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी अगर आप निकालते तो वो 6 आ रहा है ना। तो अब देखो वैल्यूज पता है, तो ए डॉट बी 6 है, ए 3 इंटू 4 कितना आ गया, 6/12 यानी 1/2, और अगेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट को करना होता है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में ज्यादातर क्वेश्चन परपेंडिकुलर प्रूव करने के आते हैं, ये ध्यान रखना। जब भी आपको बोले कि परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट ही अप्लाई करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? कुछ दोबारा पूछ रहा हूँ? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या है कि इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। यानी कि अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस केवल करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए बी साइन थीटा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे वहां पे कॉस थीटा लगा रहे थे, यहाँ पे साइन थीटा लगाते हैं। वहां पे डॉट हटा के कॉस थीटा लगा रहे थे, यहाँ पे क्रॉस हटा के साइन थीटा लगाएंगे। अब ये ध्यान रखें कि वहां पे जो रिजल्ट आ रहा था वो स्केलर था, मतलब उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं थी। बट यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ए बी साइन थीटा, ये एक वेक्टर है, यानी इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, मान लीजिए जो ए क्रॉस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कोई ना कोई वेक्टर आ रहा है। तो मान लो कि अगर ये सी वेक्टर है, तो ये जो सी वेक्टर है वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब, मान लो कि अगर ये 3 कोऑर्डिनेट आप बना रहे हो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, और मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए और बी वेक्टर का जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, चाहे ए क्रॉस बी करो चाहे ए बी क्रॉस ए करो, ठीक है, दोनों ही केस में जो रिजल्ट आएगा वो सी वेक्टर होगा और वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है, और परपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ अपवर्ड नहीं है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इट्स डिपेंडिंग ऑन द कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए कर रहे हो, यानी कि डायरेक्शन क्या है आपके क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आई बात? यानी कि अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और आपका जो रिजल्ट आ रहा है, थर्ड वेक्टर का जो रिजल्ट आ रहा है, वो वेक्टर हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि रिजल्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये रिजल्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। यहाँ तो मैंने 90 दिखा दिया, पर इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, 60, 30, 45, एनीथिंग, बट जो रिजल्ट होगा वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अच्छा, अब भाई जैसे कि मैंने बोला कि जो थर्ड रिजल्ट जो इसका आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? इसके लिए आप यूज करोगे स्क्रू रूल। कौन सा यूज करोगे? स्क्रू रूल। अब स्क्रू रूल क्या होता है? वैसे तो गर्ल्स बहुत कम ही यूज करती हैं स्क्रू का, घर में लड़के ज्यादा यूज करते हैं, पर आज बैठ के यूज करना। किसी भी कोई भी चीज जहाँ पे नट दिखे ना, तो स्क्रू या पेचकस लेके उसको कस के खोलने की करना। अच्छा ईशा, ईशा फंड मत हो। अच्छा किया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब पेचकस यूज करके देखना। तो पेचकस में स्क्रू रूल में देखो दो चीज करते हो आप, या तो उसको कसते हो, तो कसते समय घुमाते हो, या फिर उसको खोलते वक्त घुमाते हो। यही होता है स्क्रू रूल। तो मतलब कि मान लीजिए आप ऐसे इसको कस रहे हो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे नट, यहाँ पे पेच है जिसके, और ये स्क्रू है मार्कर, तो इसके हिसाब से आप कस रहे हो। तो अगर आप ए से बी वेक्टर कर रहे हो, मतलब कि ऐसे आ रहे हो ए से बी वेक्टर, ठीक है, ए से बी वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ए से बी, तो आप क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो इस तरीके से, है ना? और हमेशा सीधे हाथ से घुमाना है। कोई लेफ्टी हो आप लोगों में से, तो लेफ्टी का मतलब ये नहीं कि उल्टा हाथ यूज करने लग जाओ। स्क्रू रूल में हमेशा राइट हैंड ही होता है। इसको इस तरीके से लिख लेना, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है? तो राइट हैंड से इसको आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि नट जो होता है वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कसने लगेगा। इसी हिसाब से अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो इसी डायरेक्शन में, तो जो सी वेक्टर आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो, बी क्रॉस ए कर रहे हो मतलब कि आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है? बी क्रॉस ए कर रहे हो मतलब ऐसे जा रहे हो, तो मतलब कि आप ऐसे कस रहे हो उसको, ठीक है? मतलब इस तरीके से कस रहे हो उल्टा। तो उल्टा करोगे तो क्या होगा? नट खुलने लगता है। नट खुलता है तो किधर आता है? ऊपर की तरफ। इसलिए फिर जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो आपका सी वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है? तो बेसिकली जो इसका रिजल्ट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, वो आपको पता करने के लिए स्क्रू रूल को अप्लाई करना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी हो रहा है या बी क्रॉस ए हो रहा है। अभी अगर ए इधर आ जाए और बी इधर चला जाए तो ऐसे में भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है? ये तो बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। और ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया किस तरीके से यूज करना है। सेकेंड चीज, जब थीटा नहीं पता हो, जैसे कि वहां पे था, है ना, थीटा इज नॉट गिवन, तो थीटा जब नहीं पता होगा तो लेट हम कर लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर जो है वो क्या है? A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप। उसी तरीके से जो बी वेक्टर होगा वो होगा A2 आई कैप, B2 जे कैप एंड C2 के कैप, ठीक है? ये आपके पास दो वेक्टर हो गए। अब ये दो वेक्टर हो गए हैं, तो जब भी देखिए वहां तो बड़ा सिंपल था, डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आ जाता है। जहां डायरेक्शन आ जाती है वहां हमारे लिए सिंप्लिसिटी खत्म, ठीक है? जहां डायरेक्शन नहीं है वहां तो बड़ा इजी लगेगा, बट जहां डायरेक्शन आ गई वहां सिंप्लिसिटी खत्म। तो वही चीज है यहाँ पे भी, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप सिंपली नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हम मेथड यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। अब ये डिटर्मिनेंट मेथड क्या है? देखिए ये डिटर्मिनेंट मेथड जो है ये तो आप ट्वेल्थ में मैथ्स में अच्छे से सीखेंगे, यानी मैथ्स में जाके मैथ्स में पढ़ोगे ट्वेल्थ में, ठीक है? तो जिनके पास मैथ्स है तो उनको तो पहले से ही आती होगी, क्योंकि मैंने सिखा दिया है, आधी मैथ्स तो मैं ही सिखाया जा रहा हूँ। तो पहले से ही मतलब आपको पता होगी कि डिटरमिनेंट मैथ्स क्या होती है, बाकी कॉमर्स कॉमर्स वालों को नहीं पता। तो ये बेनिफिट मिल गया तुम लोगों को। तो डिटरमिनेंट मेथड ये यूज करना है, ट्वेल्थ में आप सीखोगे मैथ्स में, बट अभी हम सीखेंगे डिटरमिनेंट मेथड में क्या है कि एक मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, यानी वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें बेसिकली देखना होता है। तो देखिए डिटरमिनेंट मेथड में क्या करना है, आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस बी कर रहे हैं, और ए क्रॉस बी करते वक्त बस आपको ये दो डंडी खींचनी है इस तरीके से, और आपको दिख रहा है आई जे के, तो आप लिख देंगे आई जे एंड के, ठीक है? अब ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए की वैल्यू पहले आएगी, बी की वैल्यू बाद में आएगी। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो बी की वैल्यू पहले आएगी और ए की वैल्यू बाद में आएगी। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं A1 B1 C1, फिर बी की वैल्यू पुट करते हैं A2 B2 C2, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब आई जे के है तो पहले आई का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर जे के लिए, फिर के लिए, ये ध्यान रखना। पहले आई के लिए, फिर जे के लिए, फिर के लिए।
और ये चलेगा कैसे, प्लस माइनस प्लस, यानी आई प्लस का होगा, जे माइनस का होगा, के प्लस का होगा। ठीक है, तो भैया देखो ए क्रॉस बी कर दिए, और पहले हम ले रहे हैं आई कैप के लिए, तो आई कैप के लिए ले लिए। जब आई कैप के लिए लोगे तो जस्ट आपको क्या करना है, आई की रो एंड कॉलम को ब्लॉक कर दो, यानी छुपा दो। आई की रो और कॉलम को छुपा दो। जब आप आई की रो और कॉलम को छुपाओगे तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, यानी ये पोर्शन बचेगा B1 C1 B2 C2, है ना। जब आई की रो और कॉलम को आप छुपा दोगे तो क्या वैल्यू बचेगी, सिर्फ B1 C1 एंड B2 C2। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो पहले ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ठीक है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, मतलब कि आई के लिए किया, आई की रो और कॉलम को छुपा दिया, जो बचे हुए हिस्से थे चार एलिमेंट, उनके बीच में मल्टीप्लाई। तो पहले ऊपर से नीचे, यानी कि B1 C2 माइनस B2 C1 हो गया, आई के लिए खत्म। फिर करेंगे जे के लिए, तो जे के लिए माइनस, अब जे की रो एंड कॉलम को छुपा लेंगे तो बचेगा A1 C1 A2 C2 बचेगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऊपर से नीचे देन नीचे से ऊपर, तो A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। आगे देखिए, फिर आ जाएगा के कैप। के कैप की रो और कॉलम को छुपाओगे, तो के कैप की रो और कॉलम को छुपाओगे तो बचेगा A1 B1 A2 B2, तो कैसे, A1 B2 माइनस A2 B1। ये आ गया आपका डिटरमिनेंट मेथड के बेस पे क्रॉस प्रोडक्ट, जब आपको एंगल नहीं गिवन है तो। ए क्रॉस बी आपका आ गया। क्या किया हमने, अगर आपको एंगल नहीं गिवन है तो ए और बी वेक्टर आपको गिवन होगा, डिटरमिनेंट मेथड में आई जे के फॉर्म में लिख लेंगे। आई जे के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा कि बेसिकली सबकी वैल्यू लिख देना है, ए की वैल्यू लिख दोगे, बी की वैल्यू लिख दोगे, ए की वैल्यू लिखोगे पहले, फिर बी की वैल्यू। तो लिखना कैसे है, आई जे के लिए यूज करना है आई प्लस जे माइनस के प्लस। आई के लिए करोगे तो आई की रो और कॉलम को छुपा दोगे, बचेगा तो B1 मल्टीप्लाई C2 माइनस B2 मल्टीप्लाई C1, ठीक है। देन माइनस जे कैप, तो जे की रो और कॉलम को छुपा दोगे तो A1 मल्टीप्लाई C2 माइनस A2 मल्टीप्लाई C1, ठीक है। फिर के की प्लस के, तो के की रो और कॉलम को छुपा दोगे तो A1 मल्टीप्लाई B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय B1, और आपका रिजल्ट आ गया। देखो इसमें आई जे के बचेगा, आई जे के बचेगा तो क्या हुआ, ये वेक्टर हुआ। जहां आई जे के दिख गया इसका मतलब वो वेक्टर फॉर्म में है। इसमें कोई डाउट नहीं समझ में आया, कुछ बताइए। अदिति, आ गया सर। आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप एक चीज और सीख गए नए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे कुछ और प्रॉपर्टीज छोटी मोटी पढ़ लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया है तो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे देख लेते हैं। जैसे हमने वहाँ आई डॉट आई निकाला था, जे डॉट जे निकाला था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या केस है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक सर्कल, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये सर्कल चलेगा आई से जे से के एंड के से आई। सर्कल की डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव, सर्कल की अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव। कैसे, आई क्रॉस जे सर्कल की डायरेक्शन में तो आपको मिलेगा थर्ड के वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ही मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही होता है। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, यानी थर्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा, उल्टा अगर करूंगा तो आई क्रॉस के उल्टा हो गया, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, डायरेक्शन अपोजिट कर दी।
के क्रॉस आई और आई क्रॉस के मैग्नीट्यूड 1 इसका भी है इसका भी है, बट फर्क है ये माइनस है और ये प्लस है, डायरेक्शन का फर्क हो जाता है। दूसरा देखिए के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो क्या मिलेगा माइनस आई कैप। अगेन देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, ठीक है। दूसरा देख सकते हो सेम वाला यहाँ पे क्या होगा जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अब के क्रॉस के जे क्रॉस के ये वाले पॉइंट जीरो क्यों है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे लग रहा है साइन थीटा यानी साइन लग रहा है, सेम डायरेक्शन आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन है, मतलब कि एंगल जीरो, एंगल जीरो, एंगल जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? जीरो। ठीक है, समझ गए? अदिति? यस सर। यस सर। अदिति खाना नहीं खाते क्या? थोड़ी एनर्जी के साथ बोला करो। क्लियर बात यहाँ तक? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। स्क्रू रूल भी आपको समझा दिया, डिटरमिनेंट भी समझा दिया। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे वहां पे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बट यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, उसका अपोजिट होता है, यानी माइनस लग जाता है। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जाएगी। दूसरा ये तो सेम ही यूज होगा, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है मेन जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंगल निकालना आप जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी हो जाएगा, है ना, सेम उसी के तरीके से। तो साइन थीटा अगर एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी। ठीक है, ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी। एक और फॉर्मूला यूज हो जाता है, कहाँ लिखेंगे? स्क्रीनशॉट ले लिए हो इसका? स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक आता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं, ए क्रॉस बी निकालो अपॉन में ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड यूज कर लो। ठीक है, ए क्रॉस बी अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड, वो आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर ये जो लास्ट में फॉर्मूला बताया था ये किसका है? ये लास्ट में फॉर्मूला है जो रिजल्ट, जैसे हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी में जो आंसर आएगा तो उस आंसर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो जो आंसर का यूनिट वेक्टर यानी ए क्रॉस बी का अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले, जैसे ये ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा था, ये वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ऐसे शो करेंगे मैग्नीट्यूड को। तो इसका वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, इसको डिवाइड कर दो तो आपको क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मतलब बेसिकली यूनिट वेक्टर का ही फॉर्मूला है जो हम सिंपल फॉर्म में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते थे। जैसे मैं लिखता था ए कैप इज इक्वल टू ए का वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड।
तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात हो रही है, सिर्फ ए की बात नहीं हो रही, ए क्रॉस बी की बात हो रही है, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो भी वेक्टर आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर जब आप निकालोगे तो ए क्रॉस बी का वेक्टर अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है सर। क्लियर? इधर किस चीज को क्लियर? सबको क्लियर? चलिए फिर सबको क्लियर, तो नोट्स में से इसको कर लेंगे एंड सॉरी जो पीडीएफ नोट भेजी हुई है उसमें से इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको इसके जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। यू टू ईशा, आज आपकी आवाज सुनने को नहीं मिली ईशा। मोबाइल में क्या दिक्कत हो गई? अदिति चारू का क्या हुआ? चारू मतलब कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी? वो कह रही थी उसकी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो उसको बोल देना रिकॉर्डिंग जो जाती है रिकॉर्डिंग देख लेगी, ठीक है? ओके सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।